स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी के थर्ड वीडियो में। आखिरी क्लास में हम लोग ने प्रोबेबिलिटी के एक्सियोमेटिक डेफिनेशन को देखा था, जहां पर हम लोग ने प्रोबेबिलिटी को एक मैपिंग के रूप में डिफाइन किया था, जो कि बेसिकली अलग अलग इवेंट्स को लेता था और उसको 0 से 1 के बीच में कोई भी एक रियल वैल्यू असाइन करता था। हम लोग ने ये माना था 3 एक्सियोम्स को, जिनमें कि पहला ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी, ये वैल्यू जो भी वो रियल वैल्यू किसी इवेंट को असाइन कर रही है। इसके अलावा जो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और साथ ही साथ हमारे पास अगर कोई भी पेयर वाइज एक्सक्लूसिव इवेंट का एक काउंटेबली इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उन सभी के यूनियन के प्रोबेबिलिटी को उन सभी इवेंट्स के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के सम के रूप में लिख सकते हैं। इसकी मदद से हम लोग ने कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी डिराइव किए थे, जिनमें से पहला था कि जो काम हम लोग यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट, जो हमारे पास एक सेट ऑफ इवेंट्स था, उसके लिए जो हम लोग कर रहे थे, वो हम लोग किसी फाइनाइट सेट कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स है और वो भी आपस में पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी को भी हम लोग हर एक की प्रोबेबिलिटी के इंडिविजुअल सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ने देखा था कि किस तरह से जब हम लोग सैंपल स्पेस के प्रोबेबिलिटी को 1 अपने एक्सियोम्स में कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे नल इवेंट यानी कि कुछ भी ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। इसके अलावा हम लोग देखा था कि कैसे कोई इवेंट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है ई बार, वो आपस में कैसे रिलेटेड है। वो इस ढंग से रिलेटेड है कि उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होगा। इसके अलावा हम लोगों ने जनरल कंडीशन में हम लोग ने ये देखा था कि कैसे अगर हमारे पास ढेर सारे इवेंट्स हो और उनमें हमारे पास पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास नहीं हो, ये कंडीशन कि वो आपस में पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उस कंडीशन में हम लोग ने देखा था कि किस तरह से हम लोग दो सेट के यूनियन को हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसे हम लोग ने कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया था। इसके अलावा हम लोग ने इसी सेम फॉर्मूले का यूज करते हुए इसी को हम लोग ने 3 अलग अलग इवेंट्स के यूनियन के लिए भी किया, जनरलाइज किया था। आज हम लोग इसके और ज़्यादा जनरलाइजेशन पे जाएंगे, जहाँ पर हम लोग कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास इवेंट्स है, उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक बात नोटिस कर सकते हैं। अगर हम लोग इस अपने 3 इवेंट्स के यूनियन के प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे हमारा पहला 3 जो टर्म है वो हमारे उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम है। उसके बाद जो 3 इवेंट्स हैं वो उनमें से किसी भी 2 को लेके अगर हम लोग 2-2 चुनते हैं और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को लेते हैं, तो जितने अलग-अलग टर्म्स मिलेंगे वो सब हैं। उन सबको इनसे सब्ट्रैक्ट किया गया है और फिर बाद में बाकी तीनों जितने भी बचे हुए हैं उन सब का जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी गई, उसको ऐड किया गया है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें हम एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जब भी इस किसी भी ढेर सारे इवेंट्स के यूनियन के प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के सम को जोड़ रहे हैं। फिर उनमें से जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को उसमें से घटा दे रहे हैं। फिर जितने 3 के हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं, 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं, उनके इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। यानी एक तरह से यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट है कि हम लोगों ने सबसे पहले कुछ को ऐड किया है, फिर कुछ घटाया है और फिर ऐड किया है। अगर हम इसी आइडिया को ध्यान से देखें और इसी आइडिया को जनरलाइज करने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि हम अपने जनरल केस के लिए कुछ ऐसे फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ये एक्चुअली में काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर हम लोग ने कुछ ढेर सारे E1 से लेके En तक के इवेंट्स का यूनियन लिया है और उसकी प्रोबेबिलिटी को लिख रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले उन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम कंसीडर किया है। फिर हम लोग ने उनके यूनियन को कंसीडर, उनके दो पेयर्स के इंटरसेक्शन को के उनके 2 के पेयर्स के इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटीज का सम लिया है। उसके बाद 3 का लिया है और इसी ढंग से हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और अगर हम पहली बार चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो अगली बार जब हम पेयर्स में ले रहे हैं तो उसे घटा रहे हैं। फिर हम जब 3 के ग्रुप्स में ले रहे हैं तो हम उसे ऐड कर रहे हैं और इसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से हम देखेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो लेना होगा वो हमें पास बचेगा। हम पहले 1 का लेंगे, फिर 2 के ग्रुप्स का लेंगे, 3 के ग्रुप्स का लेंगे, 4 के ग्रुप्स का, इसी ढंग से बढ़ते-बढ़ते लास्ट में हमारे पास बचा होगा कि हमें सारा का सारा का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो वो ये वाला टर्म होगा जहाँ पे हम लोग सारे के सारे का इंटरसेक्शन लेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी को जो एप्रोप्रिएट साइन आ रहा होगा, जिसको कि हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। यहाँ पे -1 टू द पावर यहाँ पर -1 टू द पावर हम 2 कंसीडर कर सकते हैं जो 1 है। फिर यहाँ पर
3 पावर कंसीडर कर सकते हैं, 4 पावर कंसीडर कर सकते हैं, यानी बेसिकली जितना पोजीशन है, जैसे ये पहले वाले पे है तो हम उसके एक ज़्यादा पावर वाले कंसीडर कर सकते हैं, इसी ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। तो अल्टरनेट करते समय हमारे पास आखिरी वाला जो nth टर्म होगा उसमें -1 टू द पावर n+1 आएगा। अब इसे हम लोग 2 इंपॉर्टेंट तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। पहला है हमारा इंडक्शन। तो हम इसे इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो n=1 का केस है उसके लिए इसको देखेंगे। n=1 के केस का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही इवेंट है जिसका कि हम प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं, और फिर तो हम सिंगल इवेंट्स का ही कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास कोई पेयर या कोई 3 का ग्रुप या 4 का ग्रुप ऐसे तो बनेंगे नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक यही वाला टर्म होगा, और उस वाले टर्म में भी हमारे पास सिर्फ एक ही इवेंट है। तो ऑब्वियसली हमारे पास इधर साइड भी P बचेगा और इधर भी हमारे पास P बचेगा, तो दोनों आपस में इक्वल हैं। अब हम लोग इसे किसी n=m के लिए ट्रू मान लेते हैं, तो हम उसकी कंडीशन में इतने सारे m, इतने जो मेरे E1 से लेके En तक के प्रोबेबिलिटीज का यूनियन है, उसे हम लोग सेम इस ढंग से फॉर्मूले से लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग प्रूव कर दे कि n=n+1 के लिए भी ये ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली बाय प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हम प्रूव कर देंगे कि ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो ये हर एक फाइनाइट हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे उनके यूनियन के लिए जनरलाइज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अब हम लोग ने कुछ m+1 इवेंट्स इतने लिए हैं और उनका यूनियन कंसीडर किया है यहाँ पर। बट हम देख सकते हैं कि इन सब यूनियन में से हम m तक के यूनियन को लिख सकते हैं और फिर उसमें m+1 को यूनियन कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर देखेंगे तो ये भी अपने आप में एक इवेंट है और ये भी अपने आप में एक इवेंट है। अगर हम दो इवेंट के यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हम उसके लिए बेसिक अपने फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले इस वाले के प्रोबेबिलिटी को दूसरे इवेंट के प्रोबेबिलिटी के साथ ऐड करेंगे और फिर उन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को उसमें से घटा देंगे। सो ये हमारे पास उसका एक्सप्रेशन आता है। अब इसमें से पहला टर्म को हम एज इट इज लिख देते हैं, दूसरे टर्म को भी एज इट इज लिख देते हैं। बट हम इस तीसरे वाले टर्म में ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कई सारे सेट्स का यूनियन है और उसके साथ हम एक दूसरे सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। बट हम यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसका यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम इसका पहले इसमें से मौजूद हर एक इवेंट के साथ इंटरसेक्शन कंसिडर कर ले सकते हैं और फिर उन जितने भी हमारे पास इंटरसेक्शन से हमारे पास जितने भी इवेंट्स बनेंगे उन सबका यूनियन कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग ने यहाँ पर किया है। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में हमें रियलाइज होगा कि हमारे पास टोटल m इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी है। बट हमने मान रखा है कि m इवेंट्स के जो हमारे पास यूनियन का प्रोबेबिलिटी है उसके फॉर्मूले को हम लोग पहले ही सपोज कर रखा है। तो इसीलिए हम लोग उसे कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो ये हमारा यहाँ से लेते हुए टोटल यहाँ तक हमारा पहला वाला टर्म हो गया। ये वाला टर्म तो हमारा अगला वाला टर्म सेकेंड टर्म हो गया इस वाले एक्सप्रेशन में, और इसको भी हम लोग कुछ वैसे ही एक्सपैंड कर सकते हैं और उससे भी हमें कुछ ऐसा ही टर्म मिलेगा, जहाँ पे हम सबसे पहले सबके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम ले रहे हैं। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे दो सेट्स के इंटरसेक्शंस के यूनियन का प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग सबसे पहले जितने भी इंटरसेक्शंस है उनका प्रोबेबिलिटी लेंगे। उसके बाद जितने ही ऐसे दो के पेयर्स बन रहे होंगे इंटरसेक्शन में उनका आपस में इंटरसेक्शन कंसिडर करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी को लेंगे, और इसी ढंग से हमारे पास चलते चला जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। पहली बात कि ये वाला जो टर्म है वो हमारे पहले m टर्म्स का प्रोबेबिलिटी है। ये वाला टर्म हमारे m+1 जो हमारे पास इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी है। बट हम इन दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे तो ये हमारे टोटल m+1 तक के इवेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा ऑब्वियसली। सो हमारे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसका पहला टर्म बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस वाले टर्म को देखेंगे और इस वाले टर्म को देखेंगे तो हम एक बात नोटिस करेंगे। यहाँ पर हम लोग j=m तक जा रहे हैं और से तक में जितने भी पेयर्स हैं उनके पेयर्स के इंटरसेक्शन का इवेंट ले रहे हैं। बट हमारे पास जो m+1 वाले के लिए जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज है, जितने भी इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी होंगे उसको तो हमारे पास इस वाले एक्सप्रेशन में हमें मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस माइनस साइन के कारण से यहाँ पे जो माइनस साइन होगा और यहाँ पे माइनस साइन होगा तो हम इसे डायरेक्टली माइनस कॉमन लेके ऐड कर सकते हैं, और ये भी एग्जैक्टली m+1 अगर हमारे पास इवेंट्स है उनके जितने भी पेयर्स हैं इवेंट्स के उनके इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी वाले टर्म में आ जाएगा। इसी ढंग से इस वाले टर्म को अगर हम ध्यान से देखेंगे और इस वाले टर्म को ध्यान से देखेंगे तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 3 इवेंट्स के जितने भी इंटरसेक्शन है उनकी प्रोबेबिलिटीज है। बट यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे टर्म्स होंगे जिनमें n+1 ही होगा, बट इनको तो हम m+1 का इंटरसेक्शन करके m+1 ही कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम i और j और m+1, तो यहाँ पर हम लोग जब कर रहे हैं तो हम लोग m तक जा रहे हैं और जितने भी em में जितने भी 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम ले रहे हैं।
बट यहाँ पर जब हमारे पास ये ई एम और ई प्लस एम आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो हम एक इवेंट जो है वो ई एम प्लस वन ले रहे हैं, और बाकी जितने भी दूसरी जगह पे जितने भी हमारे पास इवेंट्स ला सकते हैं उसको हम लोग ले रहे हैं, और उस ढंग से हम लोग जितने भी इंटरसेक्शंस बन रहे होंगे 3 के, उसको लेकर फाइनली इस टर्म को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वाला माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे प्लस सिंबल होगा, साथ साथ यहाँ पे भी प्लस सिंबल है। और हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्चुअली में m+1 तक के जितने भी इवेंट्स हैं उनके 3 के ग्रुप्स के प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा। इसी ढंग से हम ध्यान से देखेंगे तो हर एक टर्म आपस में ऐड होते चला जाएगा। पहले वाले इस वाले का सेकेंड टर्म इस वाले के फर्स्ट टर्म के साथ मैच कर गया, इसका थर्ड टर्म जो है उसके सेकेंड टर्म के साथ मैच कर गया, और दोनों आपस में कोरिस्पॉन्डिंगली मैच करते चले गए। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी टोटल m टर्म्स होंगे और इस वाले एक्सप्रेशन में भी टोटल m टर्म्स होंगे। इसका मतलब है क्योंकि इसका पहला वाला जो हमारा टर्म था वो इसके साथ मैच कर गया, और हर अगला इसके उससे एक कम वाले टर्म के साथ मैच कर रहा है, तो इसका जो आखिरी वाला टर्म है वो बच जाएगा। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो और कुछ नहीं है बल्कि E1 से लेके EM तक के हर एक इवेंट का इंटरसेक्शन में m+1 वाले इवेंट का इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी है। बट दैट मीन्स यही तो हमारा आखिरी टर्म है जो हमें चाहिए था, और इसमें टोटल m+1 टर्म्स भी हो जाएंगे। इसको इसलिए हम लोग उसे कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे यही किया गया है, ये हमारे सारे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हो गई जो इसके साथ मिलकर हमारा ये m+1 इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम देगा। हमारा ये वाला टर्म जो m तक के इवेंट्स के सभी पेयर्स का प्रोबेबिलिटी दे रहा है इंटरसेक्शन का, और ये वाला जो टर्म है वो दोनों आपस में मिलकर हमें ये वाला टर्म दे देंगे। ये वाला टर्म जो है वो इसके आगे इस वाले टर्म से मिलकर हमें ये वाला टर्म दे देगा, और ये जो आखिरी वाला टर्म है ये ऐसे ही इज इट इज रह जाएगा जो हमारा इसके सबसे आखिरी एक्सप्रेशन को बना देगा। इसका मतलब है हम लोग ने m के लिए से सपोज किया था और ऑटोमेटिकली m+1 के लिए ट्रू हो गया। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हमारा जो फॉर्मूला है वो प्रूव हो जाता है दैट जब भी हमें कई सारे इवेंट्स दिए हुए हों और उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी को निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग जितने भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है उनका सम लेंगे, उसमें से जितने भी प्रोबेबिलिटीज के पेयर्स का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है उन सभी को उसमें घटा देंगे, फिर जितने भी 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं उनके प्रोबेबिलिटी का सम लेंगे और उसको फिर जोड़ देंगे, और इसी ढंग से हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। सो ये एक टेक्निक है जिससे कि हम लोग इस जनरलाइज फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। हालांकि इस जनरलाइज फॉर्मूले को प्रूव करने का एक और टेक्निक भी है जिसे हम लोग कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आइए हम लोग उसको भी देखते हैं एक बार। हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे ही हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है, जहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इवेंट्स के यूनियन का एक प्रोबेबिलिटी का टर्म है, वहीं पे हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटीज के सम का टर्म है, जहाँ पे हमारे पास एक अल्टरनेट सम है, जहाँ पे यहाँ पे हम लोग सारे इंडिविजुअल इवेंट्स को रखेंगे, यहाँ पे पेयर के इंटरसेक्शंस को रखेंगे, यहाँ पे 3 के इंटरसेक्शंस को रखेंगे, इसी ढंग से हम लोग चलते चले जाएंगे। तो अगर हम लोग इसमें से इस इवेंट में से जो हमारे पास यहाँ पे टोटल ये जो यूनियन आएगा उसके अंदर में से हम लोग लेट्स से कोई भी एक सैम्पल पॉइंट चुन सकते हैं, या फिर अगर हम इन जनरल की बात करें तो हम लोग इसमें से नहीं बल्कि हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है उससे ही हम कोई एक छोटे से सैम्पल पॉइंट को चुन सकते हैं, एक आउटकम को चुन सकते हैं। हम लोग जानते हैं इसकी अपनी कोई ना कोई एक प्रोबेबिलिटी होगी, बिकॉज इसको भी जब हम एक सेट के अंदर डालेंगे तो वो भी एक अपने आप में एक इवेंट होगा और उसकी भी अपनी एक प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसी का प्रोबेबिलिटी इधर साइड और इधर साइड कितनी बार आ रहा होगा उसका सम, अगर हम इसे दोनों साइड अगर हमारे पास बराबर बार आ रहा है तो ये हर एक के लिए इक्वल होगा, और उस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में आपस में सेम होंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक सैम्पल पॉइंट कंसीडर करते हैं, यानी एक आउटकम कंसीडर करते हैं जो हमारे सैम्पल स्पेस में है। अब दो चीज़ें पॉसिबल है, आइदर ये हमारे किसी भी जितने भी हमारे पास E1 से लेके En तक, यहाँ पर k की वैल्यू हम लोग 1 से लेके n तक रखेंगे, यानी बेसिकली E1 से लेके En तक में से किसी के अंदर में बिलोंग नहीं करे, या फिर उनमें से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स के अंदर में बिलोंग कर जाए, यानी W जो है वो E के अंदर बिलोंग कर जाए, जहाँ पे K जो हमारे पास I के अंदर बिलोंग कर रहा है और I इसके अंदर कोई सबसेट है, यानी इनमें से कुछ के अंदर में हमारे पास W जो है वो बिलोंग कर जाए। तो हम देखेंगे कि इन दोनों ही केसेस में हमारे पास दोनों ही साइड्स में जो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी का जो जितनी बार उसका सम आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम होगा। जैसे पहले वाले केस लेते हैं जहां पर हमारे पास ये जो सैंपल पॉइंट है वो
इसमें इन सभी इवेंट्स में से किसी के अंदर में नहीं आ रहा है, तो जब हम कह रहे हैं कि वो इनमें से किसी के अंदर में नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो उनके यूनियन में नहीं आ सकता है, बिकॉज़ यूनियन में होने की शर्त है कि वो एटलीस्ट किसी एक में हो। बट इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी तरह से इवेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, तो उसके अंदर में भी तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं लाई करेगी। इसका मतलब है कि ये जो है वो इधर साइड में भी नहीं आएगा, और इधर भी जितने भी हमारे पास इंटरसेक्शन वाले टर्म्स होंगे और इंडिविजुअल वाला भी टर्म होगा, चूंकि इंडिविजुअल भी किसी के अंदर में नहीं आ रहा है, तो ये किसी के अंदर में भी नहीं आएगा। इसका मतलब है इस सम में भी वो 0 बार आता है और इस सम में भी इसकी प्रोबेबिलिटी 0 बार आती है। इसका मतलब है कि हमारे पास राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही साइड्स में ये जो हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी है वो 0 टाइम्स आ रहा है, जो कि सेंस बनाता है, बिकॉज हमारे पास ये तो इसके अंदर में है ही नहीं। ये तो बहुत ही ट्रिवियल था, बट जब ये किसी फाइनाइट नंबर के अंदर में होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 से लेके n तक के अंदर में, सपोज दैट थर्ड फोर्थ और सेवन्थ, या फिर किसी फाइनाइट नंबर के अंदर में होगा, तो वैसे केस में हम लोग को इसे प्रूव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने आसानी के लिए ये मान सकते हैं कि जो हमारे पास जो W सैंपल पॉइंट है वो L तक के अंदर में बिलोंग कर रहा है, जहां पर L K से छोटा है और K इसके अंदर में से किसी से बिलोंग कर रहा है। यानी कि बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं W1 W2 से लेकर WL तक के अंदर में हमारे पास जो है WK तक जो है हमारे पास ये जो सैंपल पॉइंट है उनके अंदर में बिलोंग कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे W1 W2 W3 से लेकर WN तक का जो नंबरिंग है वो हमारे ऊपर आर्बिट्री है, और अपने हिसाब से हम लोग किसी भी तरह से उसको कर सकते हैं, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं ऑर्डर को, और फिर भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये बात नोटिस करेंगे कि यूनियन के अंदर में हमारे पास जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं वो तो एक ही बार आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो यूनियन वाला टर्म है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में था, उसमें हमारे पास ये जो हमारे पास W सैंपल पॉइंट है उसका प्रोबेबिलिटी एक बार आ रहा है, बिकॉज ये क्योंकि ये जो सैंपल पॉइंट है वो कुछ इवन से लेके K तक इवेंट्स के अंदर में आ रहा है, तो ये हमारे यूनियन के अंदर में आएगा, और यूनियन के अंदर में इसको एक ही बार सेट में काउंट किया जाएगा, तो इसलिए इसका टर्म एक बार आना चाहिए। ठीक है, बट व्हाट अबाउट RHS कि RHS में कितनी बार आ रहा है। अगर हम RHS के ऊपर बात करना स्टार्ट करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो RHS है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ पे पहले हम लोग सारे इंडिविजुअल्स का सम लेते हैं, अगले बार हम लोग पेयर्स का सम लेते हैं, और इस ढंग से हम लोग चलते चले जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले में E1 से लेके En तक हमारे पास सबका प्रोबेबिलिटी है, उसमें से E1 से लेके EK तक जितने भी होंगे उन सब के अंदर में हमारे पास आ रहा होगा, तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास टोटल K बार उसमें आ रही होगी। ओके, अब अगले के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हम लोग पेयर्स चुन रहे हैं। तो अगर हम लोग पेयर चुन रहे हैं और उसमें हमको देखना है कि कितने पेयर्स में हमारे पास इनमें से कोई, इनमें जो हमारा ओमेगा वाला टर्म आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को उन पेयर में से दोनों ही के अंदर में हमारे पास ओमेगा एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो वो हमारे इंटरसेक्शन में लाइक करेगा। और इसका मतलब है कि E1 से लेके EK तक के अंदर के हमको कोई दो इवेंट्स को हमको चुनना होगा, जिसको कि हम लोग के चूज टू वे में से चुन सकते हैं। इसी में से जब हम लोग तीन के ग्रुप्स के इंटरसेक्शन को देखेंगे तो हम लोग के पास जो के तक जो हमारे पास इवेंट्स है उनमें से किसी तीन को चुनने के लिए हमारे पास के चूज 3 कॉम्बिनेशन होंगे। इसी ढंग से हम लोग करते चले जाएंगे और ये हमारे पास के चूज के तक जाएगा। और क्योंकि हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सम है, पहले में प्लस सिंबल है, अगले में नेगेटिव का सिंबल है, अगले में फिर प्लस का सिंबल है, फिर नेगेटिव का सिंबल है, तो इसका हमारे पास एक अल्टरनेट सम कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब देखिए जो अजीब सी क्वांटिटी लग रही है, देख के लगती तो नहीं है कभी 1 के इक्वल है, बिकॉज अगर ये 1 के इक्वल होती है तो हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि हाँ दोनों साइड में चूंकि इसकी प्रोबेबिलिटी का सम एग्जैक्टली एक बार ही आ रहा है दोनों ही सम्स के अंदर में, तो ठीक है ये एग्जैक्टली सही है, हर एक इवेंट के लिए इंडिविजुअल, हर एक जो सैंपल पॉइंट है उसके लिए इंडिविजुअली सही हो रहा है। तो ये देखने में बहुत ही अजीब लग रहा है, बट इसे हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसे बहुत आराम से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले 1 माइनस 1 पे पावर के को कंसिडर करते हैं। हम ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस 1 टू द पावर के जो है, ये 1 माइनस 1 तो बेसिकली 0 है, और 0 के ऊपर अगर हम लोग कुछ भी पावर लेते हैं जो कि नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली हमें एक 0 मिलेगा। बट हम इसका जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे सबसे पहले के चूज 0, के चूज 1, के चूज 2, के चूज 3 से हमारे पास कोएफिशिएंट्स होंगे, और हमारे पास इन दोनों का आपस में एक पावर का कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों की एक खास प्रोडक्ट होगा, जिसे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सम कुछ इस तरह का आ जाएगा।
जिसमें से पहला वाला टर्म जो है वो k चीज 0 0 है, जिससे हम जानते हैं पिछली क्लास से कि वो 1 होता है। इसके अलावा जितने बाकी के टर्म्स हैं, इन सभी को हम ध्यान से देखेंगे तो ये सभी टर्म्स हमारे पास जो सम आ रहा था उसके अंदर भी है, बट उनमें साइन फ्लिप है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम इन सब को इस साइड भेज सकते हैं, और जब हम इस साइड भेजेंगे तो सब में एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होगा, जिससे उन सब के सिंबल एग्जैक्टली फ्लिप कर जाएगा और वही क्वांटिटी आ जाएगी जो हमारे पास यहाँ पर है। और जब हम इस साइड से इन सब चीज़ को उधर भेज देंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा। एंड दैट मीन्स कि ये पूरी क्वांटिटी जो हमने देखा जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है वो एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि 1 है। एंड दैट इज़ बाई यहाँ पे भी वो 1 आ जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी सैम्पल पॉइंट अगर हम अपने सैम्पल स्पेस में से चुनते हैं, अगर वो हमारे पास किसी भी एक इवेंट के अंदर में आ जा रहा है या कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स के अंदर में आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जितना वो आरएचएस में तो एक बार आएगा ही, लेकिन अगर हम लोग कि वो एलएचएस में तो एक बार आएगा ही, बिकॉज वहाँ पे यूनियन है, उसमें वो एक ही बार आ सकता है, वो एक अपने आप में सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते। बट दूसरे साइड जहाँ पे हमारे पास ढेर सारे सम है, उनके अंदर में भी जो हमारे पास ये कॉम्बिनेटोरिकल आ रहा था एक्सप्रेशन की कितनी बार वो आ रहा होगा, वो भी हमारे पास 1 है। इसका मतलब है दोनों साइड एक्जैक्टली 1 बार आ रहा है, यानी दोनों साइड के प्रोबेबिलिटीज अलग अलग जो इवेंट्स होंगे, जो सैम्पल पॉइंट्स होंगे, उनका सम एक्चुअल में आपस में इक्वल होगा। एंड दैट इज बाय इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये हमारे पास सेंस बनाता है। तो अब तक हम लोग ने देखा कि अगर हमारे पास कई सारे इवेंट्स का यूनियन हो तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का हमारे पास जो जनरल तरीका होगा, उसे जिस हम जनरल फार्मूला से देखेंगे, उसको हम लोग ने अब तक देखा। इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक को डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं डिसजॉइंटिफिकेशन। अगर हम ध्यान से इसके नाम के ऊपर फोकस करें तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे चीज़ों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, अगर अलग करना चाहते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ डिसजॉइंट इवेंट जैसी भी चीज़ें हैं। हम लोग को याद होगा, हम लोग को याद है कि अगर हमारे पास 2 इवेंट्स होते हैं और उनका इंटरसेक्शन 5 होता है, तो हम कहते हैं कि वो डिसजॉइंट है, यानी वो एक साथ हो ही नहीं सकते, वो एक दूसरे से अलग है, डिसजॉइंट है। तो अगर हमारे पास ढेर सारे इवेंट्स दिए हुए हो तो हम उनको आपस में डिसजॉइंटिफाई कर सकते हैं, इन द सेंस कि मान लेते हैं हमारे पास किसी भी इवेंट्स का कोई यूनियन है, जैसा कि अभी तक हम लोग देख भी रहे थे। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास कई ऐसे इवेंट्स का यूनियन हो जो आपस में डिसजॉइंट हो, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो उनको हम उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग इन इवेंट से रिलेटेड कुछ कोरिस्पॉन्डिंग ऐसे इवेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि डिसजॉइंट हो, क्योंकि फिर हम प्रोबेबिलिटी को उनके इंडिविजुअल सम के फॉर्म में लिख सकेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक हो सकता है जिससे हम प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करें, अगर हमारे पास ढेर सारे इवेंट हो उनकी और उनका यूनियन के हमको प्रोबेबिलिटी को डिफाइन को कैलकुलेट करना हो। तो ऐसा किया जा सकता है, और ऐसे करने के लिए हम लोग, अगर हमारे पास E1 E2 से लेके सपोज दैट कुछ ढेर सारे इवेंट्स हैं, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और सेट ऑफ इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं जो उनसे एक्चुअली में डिसजॉइंट होंगे। मान लेते हैं हमारे पास अगर हमें ढेर सारे इवेंट्स दिए हैं और हमें ऐसे इवेंट चुनने हैं जो कि आपस में डिसजॉइंट है, तो पहला इवेंट हम लोग पहले E1 को चुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के इवेंट के में हम लोग को ये बात का ध्यान रखना होगा कि E1 से कोई भी चीज़ उसके अंदर में नहीं है, तो हमें ऐसी चीज़ें चुननी होंगी जो E2 में है लेकिन E1 में नहीं है, यानी E1 के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं जो कि E2 में है, हमें उनको चुनना होगा। इसके अलावा जब हम तीसरे को चुनने को स्टार्ट करेंगे तो हमें यह ध्यान देना होगा कि हम लोग E1 और E2 को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। इसका मतलब E1 में जितनी भी चीज़ें हैं और E2 में जितनी चीज़ें हैं, उन दोनों में मिला के जितनी चीज़ें हैं, उन दोनों के बाहर में जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें से हमें कोई, उसमें से जो हमारे पास E3 के अंदर जितना भी कुछ बच रहा है, हमें उसे चुनना होगा। हम इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं कि जितना भी हम लोग ने पहले से इवेंट्स को सेलेक्ट कर रखा हुआ है, उनके यूनियन क्या को लेते हैं और उसमें से जितने भी चीज़ें हैं उसको अगले वाले इवेंट में से हटा देते हैं हमारे सीक्वेंस में से, और इससे हमारे पास एक ऐसा नया इवेंट जनरेट होगा जो उन सब से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उन सबसे अलग है। तो यहाँ पर हम लोग ने जो एफ आई करके जो इवेंट्स जनरेट किए हैं, हमारे पास E1 E2 से लेके ऐसे ढेर सारे इवेंट्स हैं, तो उससे कोरिस्पॉन्डिंग हम लोग F1 F2 से लेके ढेर सारे इवेंट्स को जनरेट किया है हम लोग ने, और उसे हम लोग ने कुछ इस तरह से किया है। हम ध्यान से देखेंगे कि F1 जो है वो E1 के बराबर है यहाँ पर, और इसके अलावा जो एफ आईज हैं उनके लिए हम लोग ने इस डेफिनेशन का यूज़ किया है, जिसमें हम बेसिकली जो ith इवेंट है उसको लिया है और उसके बाद बाकी के जितने भी और सारे इवेंट्स उससे कम थे उन सब को लेके उन सब के कॉम्प्लीमेंट को इसमें से हटा दिया है। उन सबके कॉम्प्लीमेंट में से जो जो चीज़ इसमें कॉमन आ रही हैं उसको ले लिया, यानी वो चीज़ें जो कि बेसिकली और सभी EI में नहीं है, लेकिन EI
यानी कि बेसिकली वो सभी चीज़ें जो कि E1 से लेके EI-1 तक नहीं है, उन सभी चीज़ों को हटा दिया है और बाकी जितने हैं उन सबको यहाँ पर से EI में से चुन लिया है। यानी कि जितने भी E1 से लेके EI-1 तक के बाहर में जितनी भी चीज़ें हैं और जो हमारे पास EI है उनमें जो भी कॉमन चीज़ है उनको हम लोग ने चुन लिया है। तो इसीलिए हमारे पास F1 हमारा E1 हो जाएगा। F2 को चुनते समय हम लोग F2 को लेंगे और E1 के बाहर जितनी चीज़ें हैं और E2 में जो कॉमन चीज़ है उनको चुन लेंगे। इसी ढंग से हम लोग जब F3 को डिफाइन करेंगे तो हम लोग E3 को लेंगे, E2 और E1 इन दोनों के बाहर में जो भी कॉमन चीज़ें हैं उनमें से जो E3 में भी कॉमन चीज़ें हैं उनको चुन लेंगे और इस ढंग से हमारे पास F3 जनरेट हो जाएगा। इस ढंग से हमारे पास जितने भी ये सारे इवेंट्स होंगे वो आपस में ध्यान से देखने से ही हमें समझ में आ रहा है कि डिसजॉइंट होंगे। बट इसे हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो हम इसे प्रूव भी कर पाएंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इन सबका यूनियन एक्चुअली में, चाहे हम EIs का यूनियन ले या FI का यूनियन, वो एक्चुअल में आपस में सेम होंगे। और साथ ही साथ इनके अगर हम लोग EN के यूनियन का प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो वो हमारे FI के बराबर होगा, FI के प्रोबेबिलिटीज़ के इंडिविजुअल सम के बराबर होगा। इसका मतलब है कि हम लोग ने जब डिसजॉइंटिफाई किया तो हमारे पास सभी इवेंट्स के यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी है उसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इन डिसजॉइंट इवेंट से रिलेटेड एक बहुत ही आसान तरीका है। अब हम इन्हीं दोनों को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। हमें इंट्यूटिवली तो क्लियर है कि किस तरह से अगर हम लोग इस जितने भी यूनियन है उसको हम लोग ने अलग अलग डिसजॉइंट में ब्रेक डाउन कर दिया है, बट फिर भी इसके अंदर वो सब कुछ है जो हमारे पास इन सब के यूनियन में। इसलिए जब इन सब का यूनियन लेंगे तो हमें ऑब्वियसली हमारे पास जो ओरिजिनल सभी इवेंट्स का यूनियन है वो आ जाएगा। और क्योंकि ये सब के सब म्यूचुअली डिसजॉइंट है, आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो जब हम इनके यूनियन को इस यूनियन से रिप्लेस करेंगे तो हम उसे इस सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इसके लिए हम लोगों को इसके म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने का और इस यूनियन के बराबर होने को प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो इन दोनों का यूनियन आपस में इक्वल है इसे प्रूव करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट है जो EI के जितने भी यूनियन है उनमें से है। अगर हम ये दिखा देते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो हमारे FI के यूनियन में भी एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है कि हमारा जो EI का यूनियन है वो FI के यूनियन का सबसेट होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे भी अभी। लेकिन हम ऑपोजिट सिमिलरली ये भी कर सकते हैं कि FI के यूनियन का कोई एलिमेंट चुन लेते हैं और उसको दिखा देंगे कि वो EI के जितने भी हमारे पास जितने भी सेट्स हैं उनके यूनियन के अंदर में लाई कर रहा है। यानी हर एलिमेंट जो इस FI के यूनियन में है वो EI के यूनियन में है। इसका मतलब है कि हमारा FI EI का सबसेट है और जब ये दोनों ही चीज़ें एक साथ होंगी तो ये हमारा दोनों ही सेट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट चुनते हैं जो कि EI के यूनियन में एग्जिस्ट करता है। अब अगर वो EI के यूनियन में एग्जिस्ट करता है इसका मतलब वो एटलीस्ट किसी ना किसी एक में तो ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा, या फिर एटलीस्ट कुछ फाइनाइटली मेनी के अंदर में तो ज़रूर ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ EK हैं जिनके अंदर में हमारे पास जो X है वो उसके अंदर में बिलोंग कर रहा है। अब क्योंकि ये जितने भी होंगे कुछ नेचुरल नंबर्स होंगे तो हम इनमें से एक सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाले को चुन सकते हैं। मान लेते हैं कि वो हमारे पास EK है, यानी हम लोग ने EK ऐसा एक इवेंट चुना है जिसके अंदर में हमारे पास X बिलोंग कर रहा है और K हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाला सबसे पहला हमारे पास वो इवेंट होगा जिसके अंदर में कि हमारा ये X एलिमेंट लाई कर रहा हो। इसके बाद के इवेंट्स के अंदर में भी ये लाई कर सकता है सीक्वेंस में, बट सबसे पहला जो हो रहा है हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इसके अंदर लाई कर रहा है, बट ये इससे छोटे जितने भी EK-1, EK-2 इन सब के अंदर में नहीं लाई कर रहा होगा। इसका मतलब है ये उन सब के कॉम्प्लीमेंट के अंदर में लाई कर रहा होगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट में हम उन्हीं चीज़ों को चुनते हैं जो उनके अंदर में नहीं लाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसको देखते हैं कि EK-1, EK-2 और बाकी जितने भी उन सब का जो हमारे पास, तो ये इन सब के इंटरसेक्शन के अंदर में हमारा जो एलिमेंट X है वो लाई कर जाएगा। बट दैट मीन्स कि ये जो चीज़ है वो और कुछ नहीं बल्कि FK है, तो ये FK के अंदर में लाई करेगा, बट ये FK के अंदर में लाई करेगा। दैट मीन्स ये FK FI के जितना यूनियन है उसके अंदर में भी लाई करेगा, बिकॉज ये उनमें से किसी एक में एग्जिस्ट कर गया। एंड दैट मीन्स जो भी एलिमेंट जो हमारे E के यूनियन के अंदर में आएंगे वो जो F के भी यूनियन के अंदर में आएंगे। एंड दैट मीन्स कि हमारा जो E का यूनियन है वो F के यूनियन का सबसेट है। अब हम लोग एलिमेंट लेते हैं फिर से जो कि हमारे पास F के यूनियन के अंदर बिलोंग कर रहा हो। बट F के यूनियन के अंदर बिलोंग करने का मतलब है कि एटलीस्ट कोई ऐसा FK है जिसके अंदर में हमारे पास X बिलोंग कर रहा हो।
कोई तो होगा ही, तभी तो वो इसके यूनियन में है। दैट मीन्स बिकॉज एफ के को हम लोग इस ढंग से डिफाइन किया है तो वो इसके अंदर में लाई करेगा। इसका मतलब है कि एक्स अगर इन सब के इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है, ई के और फिर ई के -1 का बार, ई के -2 का बार, ऐसे करते हुए टोटल, तो इसका मतलब है कि ये हर एक में लाई करेगा। और अगर ये हर एक में लाई करेगा तो ये ई के में भी लाई करेगा। बट अगर ये ई के अंदर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जितने भी ई आई है उनके यूनियन में बिलोंग करेगा, बिकॉज ये उसके अंदर में से किसी एक के अंदर में बिलोंग कर रहा है। सो दैट मीन्स कि हर एक एलिमेंट जो एफ के यूनियन में है वो ई के यूनियन में भी है। इसका मतलब है कि एफ का यूनियन ई के यूनियन का सबसेट है। और अगर हम इन दोनों को ही साथ में रखें तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में, दोनों ही यूनियंस जो है वो एक्चुअली में आपस में इक्वल है। सो फाइनली हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इन दोनों का यूनियन आपस में इक्वल है। अब हम लोग इसके बाद ऐसा करते हैं कि हम इनमें से एफ में से कोई भी दो को चुनते हैं और उनके इंटरसेक्शन को देखते हैं जहां पर आई और जे आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हम लोग ई आई और एफ आई और एफ जे दोनों को एक्सपैंड करते हैं। तो हम लोग एफ आई को ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं और एफ जे को ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। अब क्योंकि आई और जे आपस में इक्वल नहीं है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि उसमें से कोई एक दूसरे से कम है। ऑब्वियसली कोई एक दूसरे से कम है, अगर एक हम दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लोग अभी फिलहाल के मान लेते हैं कि आई लेस देन जे है, दोनों में ही हमारे पास ये कंडीशन बिल्कुल सिमेट्रिक है, इसलिए हम लोग किसी एक को अज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग आई वाले एफ आई वाले एक्सपेंशन को बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं, बट हमारे पास जो एफ जे का एक्सपेंशन है उसे हम लोग पहले ई जे से लेकर ई जे ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा वाला पार्ट है, जो हमारे पास कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन है, उसमें से क्योंकि आई जो है वो जे है वो आई से कम है, तो हम लोग यहाँ पर n इक्वल टू 1 से लेके i -1 तक चले जाते हैं। उसका पहले कंसिडर करते हैं, फिर ith एलिमेंट को अलग से कंसिडर करते हैं और फिर i के बाद से लेकर जितने भी एलिमेंट उसे अलग कंसिडर कर लेते हैं। क्योंकि ये सब आपस में इंटरसेक्शन है तो इसको हम ऐसे बाहर निकाल के भी आपस में इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बट यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलता है, ये वाला टर्म एग्जैक्टली सेम है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और दो कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन फाई होता है और उसके बाद हम चाहे कितना ही इंटरसेक्शन ले ले वो हमेशा के अंदर फाई ही हो जाएगा। एंड दैट मीन्स कि एफ आई एफ जे का इंटरसेक्शन फाई है जब आई और जे इक्वल नहीं है। यानी अगर हम एफ जितने भी हम लोग ने अभी सेट कंस्ट्रक्ट किया उनमें से कोई भी दो ले लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें फाई मिलेगा। दैट मीन्स वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जो हम लोग ने जिस तरह से इस सेट को कंस्ट्रक्ट भी किया था तो ये मेक सेंस भी करता है। बट यहाँ पे इसका मतलब है कि जो हमारे पास ई आई का यूनियन है इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग एफ आई के यूनियन के से रिप्लेस कर सकते हैं कि एफ आई के यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी है वो उसके बराबर है। बट ऑल ऑफ दीज इस वाले रिलेशन के हिसाब से वो आपस में पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब है हम इस यूनियन को उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के फॉर्म में इस ढंग से लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग ई आई को डिसजॉइंटिफाई कर दे एफ आईज में तो हम लोग ई आई के यूनियन के प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली एफ आई के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये भी कुछ बहुत ही यूजफुल होता है हमें प्रोबेबिलिटी को सिंप्लीफाई करने में। अगर हम लोग के पास हर बार अलग अलग ढंग से उस ढंग से एक्सपैंड करना पॉसिबल नहीं है और इस तरह से डिसजॉइंटिफिकेशन करना ज़्यादा आसान होगा, तो हम लोग इस तरह से भी कई सारे इवेंट्स के यूनियन के प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर हमारे पास ढेर सारा इवेंट हो और उसका हमारे पास यूनियन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम उन इवेंट्स को डिसजॉइंटिफाई कर सकते हैं, उससे एक नई सेट ऑफ इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं जो कि अपने आप में डिसजॉइंट होंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी को फिर हमसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी उनका डायरेक्टली उनका इंडिविजुअल सम लेकर। तो इस तरह से डिसजॉइंटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल टेक्निक हो सकता है। बट अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे कुछ और चीज़ों को समझने के लिए। हम लोग सेम इसी डिसजॉइंटिफिकेशन का यूज़ करके इन कई सारे इनइक्वालिटीज़ पे पहुंच सकते हैं, जो हमें कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास E1 से लेके En तक ढेर सारे इवेंट्स हैं। अगर हम उसका यूनियन लेते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो उनकी इंडिविजुअल जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी के सम से हमेशा कम होगा। यानी ये यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी लेंगे और वो यहाँ पे जो हम लोग उन सबका अलग अलग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का समेशन करेंगे तो वो ये समेशन हमेशा ज़्यादा होगा। और ये सेंस भी बनाता है बिकॉज ऐसे कई सारे इवेंट्स होंगे जो कि किसी न किसी इंटरसेक्शन रीजन्स में पड़ रहे होंगे और उससे हम लोग ने इसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार काउंट कर लिया, एक से ज़्यादा बार इस साइड पे काउंट कर लिया है। इसके अलावा अगर हम इसी में से जितने भी इंटरसेक्शंस हैं उनके जो जितने भी पेयर ऑफ इंटरसेक्शंस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को इसमें से घटा देते हैं, देन हमारा ये वाला साइड एक्चुअली में ज़्यादा हो जाएगा।
ये भी सेंस बनाता है बिकॉज़ हम लोग ने जब यहाँ पे इंटरसेक्शन के इवेंट्स को इंटरसेक्शन के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हटाया है, तो हम लोग ऐसे कई सारे हमारे पास सैंपल पॉइंट्स रहे होंगे, जो 2 अलग-अलग इंटरसेक्शंस में आ जा रहे होंगे बिकॉज़ वो 3 एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन के अंदर में लाई कर रहे होंगे, 3 इवेंट्स के, और वो को भी हम लोग ने यहाँ पे एक से ज़्यादा बार हटा दिया है, जबकि वो एक ही बार रहा होगा। सो दैट मीन्स कि हम लोग ने यहाँ पर ज़्यादा कुछ घटा दिया है और इसीलिए हमारा अब ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएँगे, 3 को ऐड करेंगे, 3 के जितने भी ग्रुप्स हैं, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ को इसमें फिर दोबारा जोड़ देते हैं। देन हमारे पास जो 4 वाले होंगे, 4 के ग्रुप के इंटरसेक्शंस, वो वाले डिवीज़न हम लोग ने एक्स्ट्रा जोड़ लिया है। और हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे अंटिल अनलेस जब तक हम लास्ट वाले पे पहुँचेंगे, जहाँ पर हमारे पास सबसे आखिर में सबका इंटरसेक्शन वाला रहेगा। वहाँ पे एग्ज़ैक्टली ये इक्वल हो जाएगा बिकॉज़ हम लोग ने देखा, ऊपर में रिलेशन जो हमें बताता है, वो बताता है कि ये एग्ज़ैक्टली वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जब हम इन्हीं अल्टरनेट सम्स को और हर बार जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स का इंटरसेक्शन, जितने नंबर ऑफ इवेंट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, वो अगर हम बढ़ाते चले जाएँ, तो फाइनली लास्ट तक पहुँचते-पहुँचते हमारा वो पूरा टोटल जो सम होता है, वो हमारे पूरे सभी इवेंट्स की यूनियन की प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। ये हमारे जो इनिशियल ये जो हम लोग ने स्टार्टिंग ये हमारे जो कई सारे इवेंट्स के यूनियन का जो हम लोग ने जनरलाइज़ फ़ॉर्मूला बनाया था, उसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बात को बताता है कि उसका जो पहला समेशन टर्म है, जो कि हमारे पास ये है, ये समेशन टर्म को हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली में एक ओवर एस्टिमेट है, यानी जितना हमारे पास इन सब के यूनियन की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे उससे ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर हम उसके बाद हम इस टर्म को देखेंगे, तो एक्चुअली में ये हमारा एक अंडर एस्टिमेट हो गया। हम लोग ने जब इस चीज़ को घटाया, तो हम लोग उससे कम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब हम फिर से ये तीसरे वाले को ऐड कर देंगे, तो हम लोग फिर एक ओवर एस्टिमेट को चले जाएँगे। इसका मतलब है जब भी हम हमारे इसके एक्सप्रेशन में ये जो अलग-अलग समेशन टर्म्स हैं उनको उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो हम ऑसिलेट कर रहे हैं जो उसकी ट्रू वैल्यू है उसके अराउंड। हम पहले एक ओवर एस्टिमेट लगाते हैं, फिर एक अंडर एस्टिमेट आता है, फिर हम ओवर एस्टिमेट चले जाते हैं, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते-करते फाइनली हम लोग जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उस तक पहुँच जाते हैं। तो आइए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें डिसजॉइंटिफिकेशन हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस बात का यूज़ कर सकते हैं कि हमारे जो जितने भी इवेंट्स हैं, उन सभी के यूनियन की प्रोबेबिलिटी को हम लोग उनके डिसजॉइंटिफाइड जो हम लोग ने सेट्स को जनरेट किया, उनके डिसजॉइंटिफाइड इवेंट्स को उनके समेशन, उनकी प्रोबेबिलिटी के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वाले, दूसरे वाले से करते हुए n तक जहाँ पर जितना भी होगा, उन सभी को हम लोग आपस में उन सबकी प्रोबेबिलिटी को सम कर देंगे। हम इनमें से पहले वाले टर्म को अलग कर देते हैं, जो कि हमारे पास इस ढंग से होगा, और बाकी सेकंड से लेके हम लोग पास जितना बाकी है, वो सबका समेशन इसे लिख सकते हैं। ओके। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो F1 इवेंट था, वो E1 के बराबर था। जो सबसे पहला इवेंट चुनते हैं, वो तो हम E1 ही चुन लेते हैं। उसके बाद हम उसमें से कुछ कॉम्प्लीमेंट्स के में से देखते हैं चीज़ें, और वहाँ पर कुछ चीज़ों को हटाते हैं या इंटरसेक्शन लेते हैं। इसके बाद जितने भी FIs हैं, उसके बारे में हम लोग ने उसे इस ढंग से डिफाइन किया था कि हम लोग EI सेट लेंगे और उसमें वो सभी चीज़ें देखेंगे जो हमारे E1, E2 से लेके EI-1 तक के जितने भी सेट्स हैं, उन सब में जो उन सब के बाहर है और उन सब में जो कॉमन आ रहा है, उनमें और EI में जितने कॉमन है उन्हीं को लेंगे। तो इस ढंग से हम लोग ने FI को जनरेट किया था। तो हम उसे कुछ इस ढंग से सिंबॉलिक नोटेशन में लिख सकते हैं। बट हम यहाँ बात एक नोटिस कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कई सारे इवेंट्स के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, बट इसे हम लोग उन सभी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, जो डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली कहता है। तो इसीलिए हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इस फॉर्म में जब हम इसे लिखते हैं, तो हम यहाँ पे एक बात नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास EI है और यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है। ये दो जो हैं, इसे हम एक और सिमिलर इवेंट को जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास ये सब कुछ वैसा ही होगा, बस हम लोग ने इस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया होगा, जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम इस इवेंट और इस इवेंट के ऊपर देखेंगे, तो हम इन दोनों में एक बहुत ही खास रिलेशन को देखने हमें मिलेगा। और वो क्या है? सबसे पहली बात, अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं और EI हमारा कॉमन आ जाएगा बाहर, और बाकी हमारे पास इन दोनों का यूनियन बच जाएगा अंदर में। और उन दोनों का जो यूनियन है, वो हमारे पास एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है, जो कि हमारे पास पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस हो जाएगा। और उसका हम लोग EI के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, बट जब भी हम लोग किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ, जब भी हम लोग, और यहाँ पे सैम्पल स्पेस हो गया हमारा, उसका जब हम किसी भी इवेंट के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो हमें वही इवेंट मिलता है। सो दैट इज़ वाई दिस इज जस्ट EI। लेकिन इसके अलावा हम एक और बात भी नोटिस कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास
बेसिकली इन 4 अलग-अलग इवेंट्स का इंटरसेक्शन होगा, जिसमें से इन दोनों इवेंट्स को हम नोटिस करेंगे। और क्योंकि हमारे इंटरसेक्शन में लेते समय हमारे पास कोई भी चीज़ में कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम किसी भी इवेंट को किसी के साथ भी इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, और 2 कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन फाई होता है, और उसका जब हम दोबारा बाद में EI के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास फाई आ जाएगा। इससे हमें एक खास बात पता चलता है, दैट मीन्स कि इन दोनों के यूनियन से हमें EI मिल रहा है, बट इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें फाई मिल रहा है। दैट मीन्स ये दोनों इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और अगर ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम इसके यूनियन जो कि EI है उसकी प्रोबेबिलिटी को इन दोनों इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसी को हम लोग ने यहाँ पे किया है। अब हम लोग इसी से जो हमारा ये वाला साइड है उसमें ये वाला जो हमारे पास टर्म है, उस टर्म का एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम लोग इस चीज़ को उधर भेजें। अगर हम उधर भेजेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो साइड में देखेंगे ये टर्म वो और कुछ नहीं है बल्कि FI है, ये टर्म। तो इससे हमें FI की प्रोबेबिलिटी का एक ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो कि इन दोनों के टर्म्स में होगा, और उसे हम लोग यहाँ पे पुट करके सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, और उससे हम फाइनली अपने इनइक्वालिटी तक पहुँचेंगे। तो जब हम इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो FI है उसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम इस फॉर्म को अपने उस एक्सप्रेशन में, स्टार्टिंग वाले एक्सप्रेशन में जहाँ पर हमारे पास ये पूरा का पूरा यूनियन की प्रोबेबिलिटी था, जिसे हम लोग ने FI की प्रोबेबिलिटी के सम के फॉर्म में लिखा था, जिसमें से F1 टर्म हम लोग ने अलग किया था, बट F1 इवन है तो उसे हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं। और बाकी जो हमारे पास FI का हमारे पास जो समेशन है उसमें हम लोग ने इस टर्म को यहाँ पे रख दिया है। अब चूंकि समेशन है तो हम इस समेशन को दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और फिर हम लोग ये बात नोटिस कर सकते हैं कि हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है वो मिलके हमारे पास, चूंकि ये पहला टर्म हो गया और सेकंड से लेके nth टर्म हो गए, तो इन दोनों का समेशन आखिर में हमें टोटल जितने भी इवेंट्स हैं उन सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम दे देगा। और हमारे पास इसके साथ साथ एक बाकी बचा हुआ टर्म भी मिलेगा। अब हम चूंकि जानते हैं कि ये टर्म नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि हम इस पूरे समेशन में एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को घटा रहे हैं, तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमें या तो PI जो हमारे पास ये समेशन है वही मिलेगा, या उससे हमें कम क्वांटिटी मिलेगी, बिकॉज ऑब्वियसली हम उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे घटा रहे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो पूरी क्वांटिटी है जिसमें हम लोग ने इस समेशन में से कुछ घटाया है, ये हमेशा इस समेशन से कम होगी। बट ये जो पूरी क्वांटिटी है ये हमारे पास इन सभी इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी है, एंड दैट मीन्स हमारे पास ये इनइक्वालिटी है जो हमें बताता है कि जब हम ढेर सारे इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जो है उनके सम से कम होगा। और इसे हम इस ढंग से अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हम लोग कई सारे इवेंट्स के के यूनियन की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं और साथ साथ उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का समेशन कर रहे हैं, तो उसका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का समेशन हमेशा थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज हम लोग ने टेक्निकली इंट्यूटिवली बात की कि वहाँ पे कई सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो कई बार इंक्लूड हो चुके होंगे, ज़्यादा बार उसकी प्रोबेबिलिटी का सम आएगा। अब हम लोग इसी चीज़ को सेकेंड टर्म जो हमारे पास था, जो हमारे पास एक नेगेटिव के साथ हमारे पास जितने भी इवेंट्स के जो पेयर्स थे उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी का सम का टर्म आता था, जब हम उसको इसमें घटाते थे तो हम लोग के हमारे इक्वालिटी में ये साइन जो थी वो रिवर्स हो जाती थी, ऑसिलेट जो हमारा करता था उसके कारण से। तो अब हम लोग उसको भी प्रूव कर सकते हैं। हम लोग उसके लिए इसी सेम रिलेशन को यूज़ करेंगे। उसके लिए हम एक बात को नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो ये इंटरसेक्शन है और यहाँ पे हमारे पास यूनियन है, हम इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद उस पर हम लोग सेम कुछ इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने सेम वही चीज़ को लिखा है, और इसमें हम लोग इस वाले टर्म के अंदर में जो हमारे पास कई सारे यूनियन के साथ हमारे पास एक इंटरसेक्शन है, हम सबसे पहले इसका हर एक के साथ इंटरसेक्शन ले सकते हैं और उनका यूनियन को कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर से कई सारे इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी आई है, और इसके लिए हम लोग सेम इनइक्वालिटी, ये बात कि ये वाला टर्म से हमेशा ये वाला टर्म ज़्यादा होगा, उसके लिए हम लोग सेम इसी वाले एक्सपेंशन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर ये एक्सपेंशन हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम लिख सकते हैं माइनस उनमें से एक कम इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग जितने भी हमारे पास बचा हुआ सेट है उनमें से हर एक को ले सकते हैं और बाकी सभी के यूनियन के साथ उसका इंटरसेक्शन कर सकते हैं, और
उस पूरे का प्रोबेबिलिटी का जो समेशन होगा उसको ले सकते हैं। तो हम लोग सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस वाले टर्म के लिए। इसके लिए हम लोग पहले सेम इंडेक्सिंग के साथ हम लोग क्या करेंगे, इन सब का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम कर लेंगे जो ये वाला टर्म है। इसके अलावा ये जो इवेंट्स है इसका इसमें बाकी जितने भी बचे हुए होंगे उन सब के साथ यूनियन ले लेंगे और इसका उसके साथ एक इंटरसेक्शन कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे इंटरसेक्शन है और इसमें हम इस इंडेक्स को हमेशा एक कम रखेंगे और इस तरह से फाइनली हम लोग इस टर्म को सेम इसी वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए एक्सपैंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हमें पास ये जो समेशन है उसे हम अंदर की ओर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उससे हमें ये वाला टर्म मिलेगा। अब ये वाला टर्म देख के इसे बहुत ही अजीब लग रहा होगा अलग ढंग से, बट हम लोग ने यहाँ पे बेसिकली वही सम लिखा है। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोग i इक्वल टू 2 से लेके n तक जा रहे हैं और फिर j इक्वल टू 2 से लेके i माइनस 1 तक जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे j इक्वल टू 1 होगा। तो बेसिकली ये जो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि हम लोग i इक्वल टू यहाँ पे ei जो ले रहे हैं वो 2, 3, 4 एक कुछ भी चुन सकते हैं और यहाँ पर जो हम चुनेंगे वो j इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, e1, e2 और i माइनस 1 तक जाएंगे। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे सपोज जैसे e4 चुनते हैं तो हम लोग यहाँ पर e1, e2 और e3 तक ही जा सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर जो समेशन है उसमें j जो है वो हमेशा i से कम रहेगा। ऑब्वियसली ये सेंस भी बनाता है बिकॉज अगर हम लोग दोनों को इक्वल या एक दूसरे से एक को दूसरे से बड़ा और फिर अपोजिट भी अपने आप में अलाउ करने देंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग कई इंटरसेक्शंस को 2 बार काउंट कर लेंगे और साथ ही साथ ऐसे इंटरसेक्शंस जो कि खुद से भी होंगे जिनको हम लोग ने यहाँ पे पहले ही काउंट कर लिया उनको भी दोबारा काउंट कर लेंगे। तो अगर हम बेसिकली इस टर्म को देखेंगे तो ये जो हमारे पास तो अगर हम इस सम को देखेंगे तो बेसिकली ये जो सम है हमारे पास वो ये अलाउ कर रहा है कि हमारे पास जितने भी पेयर्स होंगे जिसमें से एक को हम दूसरे के मुकाबले इंडेक्स को हमेशा बाहर रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास कोई रिपीटेशन नहीं हो, उसको यहाँ पे हमारे पास समेशन करके दे रहा है। इसी को हम लोग शॉर्ट नोटेशन में कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट हमारे पास आई हमेशा लेस देन जे होगा और इस कंडीशन को फॉलो करने वाले जितने भी यहाँ पे इंडेक्स पॉसिबल है उन सब के ऊपर हमें इसका समेशन कंसिडर करना है। इसके अलावा एक यहाँ पे भी डबल समेशन का टर्म होगा बट ये भी एक्चुअली में ढेर सारे प्रोबेबिलिटीज का अपने आप में सम है। बट हम यहाँ पे एक बात नोटिस कर सकते हैं कि ये वाला टर्म नॉन नेगेटिव टर्म है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या एटलीस्ट जीरो तो होगा ही। तो ऐसे केस में हम इस टर्म के अंदर में एक जीरो या एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो या तो ये क्वांटिटी ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है वो या तो इस इधर साइड वाली दोनों सम के बराबर होगा या तो फिर उससे थोड़ा ज्यादा होगा जब हम इसमें कोई पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करेंगे। दैट मीन्स ये जो पूरी क्वांटिटी है वो इन दो पहले टर्म्स के सम से हमेशा बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। बट ये जो पूरा का पूरा हमारे पास ये समेशन है वो हमारे पास जो हमारे इवेंट के यूनियन है उनकी प्रोबेबिलिटी है और वो हमारे पास इन दो पहले टर्म्स के जो समेशन है उससे बड़ा होगा। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर ये बात हमें ये इनइक्वालिटी यहाँ पे मिलती है। अब हम लोग जो हमारे पास बाकी बचा हुआ चीज़ है उसके ऊपर हम बार बार इसी चीज़ को रिपीट करते जा सकते हैं और इसकी मदद से और बाकी के जितने भी आगे की इनइक्वालिटीज है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने जो डिसजॉइंटिफिकेशन का यूज़ किया था, जब हम लोग पहले डिफाइन किया था, वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और इस ढंग से हम लोग देखा कि हम लोग ने जो जनरलाइजेशन वाली फॉर्मूले को डिस्कस किया था उसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो हमारे समेशन को ऑसिलेट करवा रहे हैं तब तक जब तक कि हमारे पास फाइनल टर्म नहीं आ जाता, जब वो फाइनली हमारे फाइनल जो वैल्यूज है उस तक पहुंच पा रहा है। तो अब तक हम लोग ने कई सारे इवेंट्स के यूनियन जो होती है उसकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस को देखा। सबसे पहले 2 के यूनियन की कंडीशन को देखा, उसके बाद 3 के यूनियन के रिलेशन को देखा, फिर उसको हम लोग ने जनरलाइज किया, फिर हम लोग ने डिसजॉइंटिफिकेशन देखा, कैसे देखा कि डिसजॉइंट्स इवेंट्स के समेशन के प्रोबेबिलिटीज के समेशन के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं और साथ ही साथ उसका यूज़ करते हुए हम लोग ने जनरल फार्मूला है उनसे कई सारी इनइक्वालिटीज़ को भी जनरेट किया। अब हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं, जो हमारे पास कई सारे इवेंट्स होते हैं उनके लिमिट के बारे में, और हम लोग इवेंट्स के लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। देख के बहुत ही अजीब, सुनने की बहुत ही अजीब बात लगती है कि इवेंट्स की भी अपने आप में कोई लिमिट हो सकती है, बट कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग और कुछ जनरल कंडीशंस के अंदर में हम लोग अगर हमारे पास इवेंट्स का एक सीक्वेंस दिया हुआ हो तो वैसे कंसीडर में मतलब बेसिकली एक ऑर्डर्ड सेट दिया हुआ हो जहाँ पे E1 E2 करके हमारे पास ढेर सारे इवेंट्स होंगे तो उसमें हम लोग कई बार लिमिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस रिलेशन को देखेंगे जिसे हम लोग ने लास्ट क्लास में भी प्रूव किया था कि अगर हमारे पास 2 सेट्स हो
दो इवेंट्स हो जिसमें से एक दूसरे का सबसेट हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो सबसेट की प्रोबेबिलिटी है वो उसके सुपरसेट से हमेशा कम होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें आगे हेल्प हेल्प करेगी। अब लोग सबसे पहले डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इवेंट्स के ऊपर बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कई सारे इवेंट्स हैं, काउंटेबली इन्फाइनाइट हमारे पास इवेंट्स है, E1 E2 ऐसे करते हुए ढेर सारे। इन सभी इवेंट्स को हम लोग एक इवेंट्स का सीक्वेंस कह सकते हैं। अब इस सीक्वेंस को हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब कहेंगे? हम इनको इंक्रीजिंग तब कहेंगे जब हमारा हर अगला जो सेट इवेंट है वो पिछले वाले का एक सुपर सेट होगा। दैट मीन्स E1 वुड बी अ सबसेट ऑफ E2, E2 वुड बी अ सबसेट ऑफ E3 एंड सो ऑन। जिसका मतलब है कि E2 हमारे E1 का सुपरसेट होगा, E3 हमारे E2 का सुपरसेट होगा और ऐसा ही चलते चला जाएगा। ऐसा ही हमारे पास हर एक के लिए होगा। तो इसे हम लोग फॉर्मली इस ढंग से लिख सकते हैं दैट En इज अ सबसेट ऑफ En+1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। जहाँ पे भी हम यहाँ पे जो भी नेचुरल नंबर डालेंगे तो ये हमारे पास कोई एक इवेंट होगा तो हमारे पास जस्ट अगला वाला होगा और अगला वाला यहाँ पे हमारे पास सुपरसेट हो जाएगा। तो जब हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो और उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हो जिसकी तो हम कंक्लूड कर सके कि ये रिलेशन हमेशा होल्ड हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये जो सभी इवेंट्स है वो आपस में इंक्रीजिंग है। इसी ढंग से हम लोग डिक्रीजिंग इवेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो तो उस कंडीशन में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं एज डिक्रीजिंग जब हमारे पास हर अगला जो इवेंट हो वो पिछले वाले का एक सबसेट हो। फॉर एग्जाम्पल E2 जो है वो हमारे E1 का सबसेट हो, E3 हमारे E2 का सबसेट हो, ऐसे ही हमारे पास चलते चला जाए। यानी कि En इज अ सुपरसेट ऑफ En+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि हम लोग यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रख दें तो ये हमारे पास एक इवेंट होगा और ये हमारे पास के जस्ट बाद वाला होगा। तो जस्ट बाद वाला हमारे पहले वाले का सबसेट हो जाए। जब भी हमारे पास कोई इवेंट्स दिए हुए रहेंगे, इवेंट्स का सीक्वेंस दिया रहेगा, उसमें हम उनमें जो उनके बारे में जो डिटेल्स दिए रही होगी उससे हम इस बात को कंक्लूड कर पाएंगे। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो हमारे पास डिक्रीजिंग है। अब इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इवेंट्स के लिए इनके लिमिट को डिफाइन करना काफ़ी आसान है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फाइनाइट तक इसको सपोज दैट इसके एक फाइनाइट सीक्वेंस को सपोज करते हैं और En को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे भी En तक। ऐसे कंडीशन में हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, एक छोटा सा सीक्वेंस का अपने आप में हिस्सा है, उसका एक फाइनाइट हिस्सा है। ऐसे कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो किसकी ओर बढ़ रहा है? तो En की ओर बढ़ रहा है। En क्या है? तो इन सबका सुपरसेट है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जब हमारे पास ये सभी के सभी सुपर सेट है, आपस में हर अगला पिछले वाले का सुपर सेट है और अगर हम इन सब का यूनियन लेंगे तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास E1 का जैसे ही हम E2 के साथ यूनियन लेंगे तो हमें E2 मिल जाएगा बिकॉज दिस इज अ सुपर सेट और सुपर सेट हमारे हमेशा सबसेट को अंदर में कंटेन करता है। तो जैसे ही हम इनका यूनियन लेंगे तो हमें E2 मिल जाएगा। जब हम अगले वाले को के साथ यूनियन करेंगे तो E3 मिल जाएगा। इसी ढंग से अगर हम किसी भी फाइनाइट हिस्से तक जाते हैं तो हमें En जो मिल रहा है वो इन सभी के यूनियन के थ्रू मिल सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास ये इन्फाइनाइटली चल रहा होगा तो हमारे पास ये जो En है वो तो आखिरी वाला टर्म हमें होगा नहीं जो हम इसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर ले, या कई बार वो हमें पता ही नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में अगर हम इसी बात को रिपीट करें और हम इन सब का यूनियन ले ले तो जिस तरह से हमें यहाँ पे सबसे आखिरी वाला एलिमेंट मिल रहा है तो वहां पर हमें वो इवेंट मिल जाएगा जो कुछ हद तक हमारे पास जो सबसे आखिरी इवेंट होता है उसकी तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए हम लोग इन सब की यूनियन के फॉर्म में हम इन सब का लिमिट डिफाइन करते हैं। यानी कि जब भी हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है जो इंक्रीजिंग होता है तो ऐसे कंडीशन में इनका जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी की ओर जो इवेंट होता है, जो इसका लिमिट होता है, लिमिट्स का इवेंट्स का जो लिमिट होता है उसे हम लोग इन सब के यूनियन की मदद से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हम लोग सेम चीज डिक्रीजिंग सेट्स के डिक्रीजिंग इवेंट्स के दौरान भी कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास हम लोग एक फाइनाइट हिस्से तक ले सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि सपोज हमारे पास ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं जिनमें कि हर अगला पिछले वाले का सबसेट है, तो हम लोग को En पाना है तो उसके लिए हम इन सब का इंटरसेक्शन कर सकते हैं। अगर हमें En फाइनाइट हिस्सा तक है तो हम En डायरेक्टली ले सकते हैं, बट इसको कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका है कि इन सब का इंटरसेक्शन ले लेना। बिकॉज E1 और E2 का इंटरसेक्शन ऑटोमेटिकली E2 दे देगा, बिकॉज E1 के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो E1 E2 के अंदर नहीं आएंगे और हमें उन वैसे एलिमेंट्स को नहीं लेना है जो कि सिर्फ एक ही में आ रहे हैं, वैसे एलिमेंट्स को लेना है जो दोनों में आ रहे हैं। तो E2 के अंदर के सभी एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। इसके बाद जब हम E3 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो E3 के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी ढंग से हम आगे बढ़ सकते हैं और जब भी हम किसी फाइनाइट हिस्से तक जाएंगे तो En हमारा हो जाएगा इसका रिजल्ट, जब तक कि हम इसका किसी भी फाइनाइट का जो हमारे पास इंटरसेक्शन लेंगे वो हो जाएगा।
तो अगर हम इसी चीज को इनफाइनाइट के लिए ध्यान से देखें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इन सब के इंटरसेक्शन के अंदर में जो लाई कर रहा होगा वो कुछ हद तक उस एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा जो सबसे आखिरी में होगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी ई एन हमारे पास डिक्रीजिंग होता है तो ऐसे कंडीशन में हम इन सब के इंटरसेक्शन को उस इवेंट्स के सीक्वेंस का लिमिट कंसीडर करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे किस तरह से इंट्यूटिव वे में थोड़ा सा सोचते हुए इसके फाइनाइट हिस्से को लिया और उसको बार बार आगे की ओर सोचते चले गए कि जब हम लोग इसी चीज़ को और आगे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे और सबसे आखिरी वाले इवेंट में हमेशा वो प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो प्रॉपर्टी रहेगी जो कि हम वो जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में रिस्पेक्टिवली पता कर सकते हैं। इसी की मदद से हम लोग ने हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के लिमिट्स को कुछ इस ढंग से डिफाइन करें। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में जो इवेंट्स के लिमिट को डिफाइन किया है वो यूनियन और इंटरसेक्शन की वजह से हम लोग ने डिफाइन किया है। और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी चीज़ हम लोग कभी भी इंटरसेक्शन यूनियन किसी भी तरह से ले, चाहे इनफाइनाइट ही क्यों नहीं ले, बट दिस विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ जितने भी हम लोग इस सबको कंसिडर कर रहे हैं उनके पूरे के मतलब यूनिवर्सल सेट का। दैट मीन्स कि ये दोनों भी अपने आप में कोई दो इवेंट्स ही हैं। दैट मीन्स दीज लिमिट्स आर देमसेल्व्स इवेंट्स। बट अब ये जो लिमिट हम लोग ने इन सीक्वेंस का डिफाइन किया और देखा कि अभी हम लोग जस्ट कि वो भी अपने आप में एक इवेंट होगा, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बिकॉज जनरल सेंस में हम लोग के पास यहाँ पर एक कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम इसे कैलकुलेट करें। और यहाँ पे चूंकि हमारे पास एक इनफाइनाइट यूनियन है तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे अपने पिछले वाले फॉर्मूले की मदद से तो हमारे पास एक इनफाइनाइट सम आएगा और उसे कैलकुलेट कर पाना, वो कन्वर्ज करेगा नहीं करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक और इंटरेस्टिंग तरीके को यूज़ कर सकते हैं और जो कि है इस बात को कंसीडर करना कि इन सभी इवेंट्स जो हैं उन सब की अगर हम प्रोबेबिलिटी को लेते हैं, मतलब सपोज हमारे पास इवन E2 से लेके ढेर सारे इवेंट्स हैं और इन सब के हम लोग हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालते चले जाते हैं और उसको भी सेम ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं, तो वो हमारे पास 0 से 1 के बीच में ढेर सारे नंबर्स हो जाएंगे बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है और उन सभी नंबर्स का हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगा और वो सीक्वेंस भी अपने आप में कोई लिमिट की ओर अप्रोच करेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो लिमिट होगी, ये जो एक लिमिट आएगी और साथ ही साथ हम लोग ने यहाँ पे जो इवेंट डिफाइन किया है यूनियन और इंटरसेक्शन की मदद से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में, उसकी भी अपनी एक प्रोबेबिलिटी होगी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। और ये अगर हम ध्यान देंगे तो एक्चुअली में काफ़ी आसान तरीका होगा लिमिट को कैलकुलेट करने का, बिकॉज हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा और हमें उसकी लिमिट को कैलकुलेट करना होगा रादर देन हमें एक पूरे के पूरे सम को कैलकुलेट करने के मुकाबले। तो मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है बट इसका अपने आप में एक प्रूफ भी है। ये हम लोग जितनी भी अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उनके लिए हम लोग ने लिमिट को डिफाइन किया है, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे इसे प्रूव कर सकते हैं। मान लेते हैं कि EN जो है वो हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमारे पास जो लिमिट ऑफ इवेंट्स होगा उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास ढेर सारे इवेंट्स हैं और उसका लिमिट जो हमारे पास दिया हुआ है उसका हम लोग ने इंक्रीजिंग कंडीशन में उसको डिफाइन कर रखा है कि वो उन सभी के यूनियन क्या होगा। बट ये हमारे FI के जो हमारे पास FI जो हम लोग ने डिसजॉइंटिफिकेशन किया था, हम लोग यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर को अपना सकते हैं और उसके जो हमारे पास यूनियन है उसके बराबर होंगे। ये हमारे पास जो इवेंट्स का यूनियन है वो बेसिकली हमारे इन डिसजॉइंटिफाइड जो हमारे पास FI सेट है इवेंट जो है उनके यूनियन के बराबर होगा। ये दोनों यूनियन आपस में इक्वल होंगे, तो हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग इस समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाइवर ये बहुत हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास समेशन है वो कोई कन्वर्जेंट वैल्यू पे जा भी रही है नहीं जा रही है अभी हमें पता नहीं है, बट हम लोग अपने जस्ट अगले वाले आर्ग्यूमेंट में हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये जाएगी। वो कैसे? इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास ढेर सारे प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका लिमिट को कंसीडर करते हैं। इसमें सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लिमिट एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगी इन द केस जब हमारे पास इवेंट्स है वो इंक्रीजिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो इवेंट जो हमारे कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में बिलोंग करती है और हमारे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग के डेफिनेशन से हमें पता है कि हर अगले वाला पिछले वाले का एक सुपर सेट होगा। इसका मतलब पिछले वाला उसका सबसेट होगा, जिसका मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी अगले वाले से कम होगी। इसे हम लोग ने अभी जस्ट कुछ देर पहले देखा था जहाँ पे हम लोग ने कहा था कि हमारे पास 2 सेट है जिसमें से एक दूसरे का सबसेट होगा। तो ऐसे कंडीशन में एक इवेंट्स बेसिकली तो उनका जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हमारे पास लेस देन इक्वल टू का रिलेशन आएगा कुछ इस ढंग से। जो हमारे पास सबसेट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे सुपर सेट की प्रोबेबिलिटी से कम होगी।
तो हम लोग यहाँ पे उसी फैक्ट का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस होगा, जो उनकी प्रोबेबिलिटी का सीक्वेंस होगा, वो अपने आप में एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। हमें बेसिकली इस सीक्वेंस के अंदर में जो हमारे हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऑर्डर्ड वे में लिखने से बनी है, उस सीक्वेंस के अंदर का हर अगला टर्म पिछले वाले के मुकाबले ज़्यादा होगा। और इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग होने का मतलब है कि ये बढ़ती चली जाएगी, बट इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। इसका मतलब है कि ये जो है ये बढ़ते चला जाएगा, बट ये मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। और हमारे पास ये थ्योरम है कि जब भी हमारे पास कोई सीक्वेंस है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और साथ ही साथ बाउंडेड हो, वो हमेशा कोई ना कोई लिमिट को जरूर अप्रोच करेगी, एंड दैट मीन्स दिस साइड विल ऑलवेज अप्रोच अ लिमिट। तो इसकी कोई ना कोई फिक्स्ड एक रियल नंबर वैल्यू होगी। बट हम लोग यहाँ पर अब इसके ऊपर कुछ और कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। वो क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ई एन है, बेसिकली हमारे पास कोई ई एनथ एलिमेंट है, पर हम लोग जस्ट देखा कि हम लोग जब भी इसका कोई फाइनाइट हिस्सा ले रहे थे तो उसकी जो सबसे आखिरी इवेंट थी उसको हम लोग और सभी के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते थे। तो हम लोग इस ई एन को इस यूनियन से रिप्लेस कर सकते हैं। बट हम लोग ने देखा है कि इस फाइनाइट यूनियन को उसके डिसजॉइंटिफाइड जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं उसके यूनियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसके सम को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। तो जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे और इसका लिमिट कंसीडर करेंगे तो वो हमारे पास ये क्वांटिटी होनी चाहिए। बट बिकॉज दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये जो कंडीशन है वो हमें बताती है कि हमारे पास यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ये जो समेशन है वो कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, और ये समेशन भी वही फिक्स वैल्यू होगी बिकॉज दीज आर द सेम समेशन, एंड दैट मीन्स कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है। सो इससे हमें पता चलता है कि जब हमारे पास इंक्रीजिंग इवेंट्स होंगे उसके कंडीशन में हम इवेंट्स के लिमिट का प्रोबेबिलिटी कंसीडर करें या फिर इवेंट्स के जो प्रोबेबिलिटी है उनका लिमिट कंसीडर करें, दोनों आपस में इक्वल होगा। एक ढंग से हम लोग लिमिट को इससे इस इवेंट्स से बाहर, इस ब्रैकेट से बाहर की ओर निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अब तक हम लोग ने इसे इंक्रीजिंग केस में प्रूव किया है। हाउएवर हम लोग इसी ढंग से सिमिलरली डिक्रीजिंग इवेंट्स के लिए भी इसे प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास कोई इवेंट्स का सीक्वेंस है जो कि आपस में डिक्रीजिंग है। दैट मीन्स हमारे पास हर अगला वाला जो है वो पिछले वाले का एक सबसेट है। बट अगर हम दोनों साइड ही कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास कंटेनमेंट का हमारे पास जो रिलेशन है वो आपस में फ्लिप कर जाएगा। इसे हम लोग सेट थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हैं। बट दैट मीन्स कि अब हमारे पास ये जो नया सीक्वेंस बना है, जो हम लोग ने जितने भी इवेंट्स लिए हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के लेने से बना हुआ है, वो हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। बट दैट मीन्स कि अब हम लोग इसके प्रोबेबिलिटी को, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, इसके लिमिट का प्रोबेबिलिटी उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन में जो ई एन, जो हमारे पास डिक्रीजिंग इवेंट्स का सीक्वेंस है, उसकी प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं। बाय डेफिनेशन हम लोग इसको इसके इंटरसेक्शन से लिख सकते हैं बस। बट इस कंडीशन में हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी है इसको हम लोग 1 माइनस इस पूरे इवेंट के कॉम्प्लीमेंट के प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग इस पूरी चीज़ का जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम ये बात नोटिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे इवेंट्स हैं, उसके हम लोग ने इंटरसेक्शन को लिया और उसका पूरा का कॉम्प्लीमेंट लिया है। ये सेम हुआ कि हम सबसे पहले उन सबका इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट ले लें और फिर उन सबका यूनियन को कंसीडर करें। तो हम लोग इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बट हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास अब ई एन का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया, बट ई एन का जो कॉम्प्लीमेंट था वो तो हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, और ये उसका लिमिट हो गया, उसका ही हम लोग ने यूनियन यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, और इसी को हम लोग उसका लिमिट के रूप में डिफाइन करते थे। बट दिस मीन्स दिस इज जस्ट इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ई एन बार, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट का लिमिट हो, उसके कॉम्प्लीमेंट्स की जो उन इवेंट्स के जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी का लिमिट होगा। बट हम लोग यहाँ पे क्योंकि ये एक रियल नंबर वैल्यू है, ये भी एक रियल नंबर वैल्यू है, तो इस कंडीशन में हम लोग इस लिमिट को बाहर निकाल सकते हैं और हमारे पास ये क्वांटिटी मिल जाएगी, दैट दिस इज सेम एज द लिमिट 1 माइनस पी ई एन। और इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो ई एन का कॉम्प्लीमेंट है उसका अगर हम लोग 1 माइनस उसको कर देंगे तो हमें ई एन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। दैट मीन्स इस कंडीशन में भी हम लोग ने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास इवेंट्स के लिमिट का प्रोबेबिलिटी होगा वही उन इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का भी लिमिट होगा। और इस ढंग से भी हम लोग जब भी हमारे पास ऐसे ढेर सारे इवेंट्स दिए रहेंगे और उनकी लिमिट के प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना होगा तो हम उसे एक सिंपल लिमिट क्वेश्चन में कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास एक रियल नंबर्स का सीक्वेंस होगा और उसकी लिमिट को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी हमारे पास कई सारे इवेंट्स दिए हुए हो जिसको कि हम एक सीक्वेंस में लिख सकते हो जो कि इनफाइनाइट होंगे,
उस कंडीशन में हम लोग उनके लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं, और वो जो लिमिट होगी जो कि अपने आप में एक इवेंट होगी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंडीशन में, उसकी फिर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली उनके प्रोबेबिलिटीज़ को कंसीडर करके, उन सभी इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज़ के सीक्वेंस को कंसीडर कर सकते हैं और उसके लिमिट को कैलकुलेट करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंडीशन में। हाउएवर हमारे पास यहाँ पे जो इवेंट्स का जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इवेंट्स तक सिर्फ सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही जनरल डेफिनेशन भी है। हम उसके ऊपर भी अब बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास इवेंट्स का कोई एक सीक्वेंस है। ऐसे कंडीशन में जो हमारे पास ई एन सीक्वेंस होगा उसके लिए हम लोग दो क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, एक लिमिट सुपीरियर और एक लिमिट इन्फीरियर। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इसको हम यहाँ पे इवेंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर ऑफ जो हमारा इवेंट्स होगा वो कैसे हम लोग इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, और ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इन दैट कंडीशन ओनली हम कहेंगे कि उसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और ऐसे कंडीशन में जो लिमिट है वो उन दोनों के बराबर हो जाएगी। और ऐसे कंडीशन में भी जनरल वे में ये प्रूव किया जा सकता है कि जो हमारे पास जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं, और उस सीक्वेंस का भी एक लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली हम लोग रियल एनालिसिस में आगे चल के देखेंगे। और उसके जो हम लोग उसका भी अगर हमारे पास लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर आपस में मिलता है तो उन दोनों वैल्यूज़ को के इक्वल होने पे हमारे पास जो इन पूरे इवेंट ढेर सारे जो है उनका जो लिमिट है उसका भी लिमिट हमारे पास, उसका प्रोबेबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से हम लोग एक जनरल वे में अगर हमारे पास एक इवेंट्स का सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा तो हम लोग लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं। हाउएवर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अभी फ़िलहाल के लिए, तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज हम लोगों ने ढेर सारे इवेंट्स की जो यूनियन होती है उसकी प्रोबेबिलिटी के जनरल फॉर्मूले को देखा। इसके अलावा हम लोग ने इवेंट्स की डिसजॉइंटिफिकेशन को भी कंसीडर किया। इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ को भी कंसीडर की। इसके बाद हम लोग ने इवेंट्स के सीक्वेंसेस के लिमिट्स को डिफाइन किया। उन उन लिमिट से जनरेट होने वाले जो हमारे पास इवेंट्स आते हैं उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है उसे कैलकुलेट किया, और जनरल वे में हमारे पास जो इवेंट्स का लिमिट होता है, इवेंट्स एक सीक्वेंस का लिमिट, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।